नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चिरंजीव बॉबी देवगन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रेकिंग बैरियर्स। आज की एपिसोड हमारी टैरिफ श्रृंखला की तीसरी और आखिरी एपिसोड है। हमने पिछली दो एपिसोड्स में जाना कि टैरिफ्स क्या हैं, कंट्रीज टैरिफ्स क्यों यूज करती हैं, उनके फायदे और नुकसान। दूसरी एपिसोड में हमने समझा कि भाई अमेरिका जो कि एक फ्री ट्रेड प्रोपोनेंट मुल्क है, वो अब अपनी नीति क्यों बदल रहा है और टैरिफ्स क्यों लगा रहा है, और क्या वो सिर्फ भारत पे टैरिफ्स लगा रहा है या और मुल्कों पर भी टैरिफ लगा रहा है। आज हम जानेंगे कि भाई भारत के पास अब क्या ऑप्शंस हैं इस टैरिफ जंग को लड़ने के लिए, जीतने के लिए। तो मेरे हिसाब से चार ऑप्शंस हैं और हम इन चारों ऑप्शंस को समझेंगे और विस्तार से समझेंगे। पहली ऑप्शन जो है वो है निगोशिएशन की, बातचीत की, टू कंटिन्यू टू निगोशिएट एक बेहतर ट्रेड डील के लिए अमेरिका के साथ। दूसरी ऑप्शन जो है वो है अपनी जो ट्रेड मार्केट है उसको ब्रॉडन करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, नए मुल्क, नए मार्केट्स ढूंढने के लिए कि कहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन जो है वो है अपने अंदर हमें कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है ताकि हम और कंपेटिटिव हो सकें इस दुनिया के ट्रेड व्यापार में। और जो चौथी ऑप्शन है वो है टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, और अगर हम वो ऑप्शन चुने तो उसके बेनिफिट्स और नुकसान क्या हैं। तो चलिए अब इन चारों ऑप्शन को हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। पहली ऑप्शन, बातचीत कंटिन्यू की जाए। देखिए, मेरा तजुर्बा यही कहता है और यही दिखलाता है कि जो समस्या हम बातचीत के साथ सुलझा सकते हैं वो हम लड़ झगड़ के नहीं सुलझा सकते। और समस्या और कॉन्फ्लिक्ट एक कड़वा सच है। हर परिवार के अंदर आप कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्कूल में जब पढ़ते थे क्लास के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो एक नॉर्मल जीवन का सच है। छोटे होते थे तो बच्चे लड़ने लगते थे स्टैंप्स के ऊपर और किसी चीज के ऊपर, तो उससे कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता है, कड़वाहट और बढ़ जाती है। तो जो बेस्ट वे होता है वो होता है आप एक दूसरे के साथ बैठिए, समझिए कि उनकी पोजीशन जो है वो क्यों है, उन कारणों को समझना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी पार्टी भी आपकी तकलीफें, कंस्ट्रेंट्स, आपकी जो चैलेंजेस हैं उनको समझेगी। तो हो सकता है कि हम एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ लें जहां पे हम दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकें। जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें चार ऑप्शंस होती हैं। एक होती है कि दोनों पार्टीज कुछ कुछ अपने हासिल करें, जिसे हम विन विन कहते हैं। दूसरी ऑप्शन होती है कि पार्टी ए विन एंड पार्टी बी लूजेस। ऑप्शन 3 ऑपोजिट होती है, पार्टी 1 लूजेस एंड पार्टी 2 विन्स। एंड ऑप्शन 4 जो कि वर्स्ट केस होती है, लास्ट लास्ट दोनों की। तो मेरे हिसाब से इस चार ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन कामयाब है लॉन्ग टर्म में, विच इज विन विन फॉर बोथ पार्टी। क्योंकि विन लूज या लूज विन और लूज लूज तीनों ऑप्शंस में एंड रिजल्ट लॉस ही होता है। क्योंकि अगर आप एक पार्टी थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर है और वो कमजोर को दबा देती है और कमजोर से किसी एग्रीमेंट पे साइन करवा लेती है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। अगर आपने आज मुझसे किसी चीज के ऊपर राजीनामा लिखवा लिया क्योंकि मैं कमजोर हूं आपसे, तो मैं घर जाके खुश हूंगा क्या? दुखी हूंगा और ढूंढता रहूंगा कैसे मैं अपने आप को सक्षम करूं ताकि मैं आपसे फिर मुकाबला करूं और इस बारी मैं आपसे जीत सकूं। तो एक आक्रोश मेरे अंदर जन्म ले लेगा और वो जिस दिन उबाल आएगा उस दिन फिर से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट की लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता विन। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई हम समझें और अपनी कुछ कुछ मांगें बदलें ताकि एक लॉन्ग टर्म लास्टिंग सोल्यूशन हम दोनों पाए। अमेरिका और इंडिया के बीच में किन चीज़ों के ऊपर दिक्कत है उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम उन चीज़ों को आज डिटेल से नहीं समझेंगे, पर बेसिक चीज़ है कि भाई अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान उनका एनर्जी बाय करे रशिया के मुकाबले। अमेरिका चाहता है कि हम उनसे आर्म्स इंपोर्ट करें रशिया के मुकाबले, क्योंकि हिंदुस्तान इन दोनों श्रेणियों में नंबर 1 या नंबर 2 है, ऑयल में भी और आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी। तो हम अपना तो बहुत ज़्यादा बनाते नहीं हैं, तो हम रशिया से लेते हैं या सऊदी से लेते हैं या मिडल ईस्ट से लेते हैं ऑयल एनर्जी नीड। तो वो हम वहाँ से छोड़ के अमेरिका से लेने के लिए इनकरेज करना चाहते हैं,
प्रोत्साहित करना चाहते हैं। सेम वेज हम मोस्टली जो है आर्म्स, टैंक्स, फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया से लेते हैं। अब थोड़ा सा हम फ्रांस की तरफ, यूरोप की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई हम अमेरिकन कंपनियों से एयरप्लेन्स, फाइटर जेट्स खरीदें ताकि उनकी इकॉनमी को बेनिफिट हो, उनके लोगों को, उनके इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हो। तो हमें समझना पड़ेगा भाई क्यों नहीं ले रहे हम, और अगर आप प्राइस हमें बेटर देंगे तो हम लेंगे आपसे। जो मार्केट प्राइस हमें वहां से मिल रहा है उसी प्राइस पे आप दें। कैपेबिलिटीज क्या हैं, क्या नहीं है, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा विचार होने के बाद हम होपफुली एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ पहुंच सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 की। तो ऑप्शन नंबर 2, हमें किसी भी कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो अगर आज की तारीख में हमारी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट के मामले में अगर यूएस के ऊपर है, तो हमें डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। हमें और मार्केट्स की खोज करनी बहुत ज़रूरी है। हम मिडल ईस्ट को देखें, सऊदी है, यूएई है, कतार है, ईरान है। अगर हम और आगे अफ्रीका में जाके तो पूरा कॉन्टिनेंट अवेलेबल है, और उससे आगे जाएं तो पूरा लैटिन अमेरिका है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, चिली है, उरुग्वे है। हम ग्लोब चलते रहें तो फिर उधर से फार ईस्ट आ जाता है, जहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये मुल्क हैं। और रशिया और यूरोप में भी हमें मार्केट को एक्सपेंड करना चाहिए। रशिया से हम इतनी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, पर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर रहे आज की तारीख में। हमें उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक वी हैव एन अपॉर्चुनिटी देयर टू एक्सपैंड एंड ब्रॉडन द मार्केट्स दैट वी आर करंटली एक्सपोर्टिंग टू। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट क्या है? हमारी अपनी इंटरनल मार्केट, राइट। हमें एक्सप्लोर करना है कि भाई हमारे जो अपने भारतीय हैं वो एम्पावर हों, उनके पास जेब में पैसा हो कि हमारी चीज़ें वही खरीद लें, हमें बाहर बेचने की ज़रूरत ही ना पड़े। इतनी ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है और इतनी ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, तो क्यों हम उनकी ज़रूरत खुद अपने इंडस्ट्री से, फैक्ट्रियों से पूरी करें। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है जिसे हमें देखना चाहिए। तीसरी ऑप्शन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये एक मुद्दा काफी समय से चल रहा है। 91 के अंदर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि आर्किटेक्ट माने जाते हैं इंडियन रिफॉर्म, तो एक क्राइसिस आ गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी कि भारत के पास अपना कर्जे का ब्याज देने लायक भी पैसे नहीं थे। तो मनमोहन साहब ने भारत की इकोनॉमी में काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए, सुधार लाए, जिससे आज भारत जिस जगह पे बैठा है तो बहुत विकसित हुआ उसके कारण। पर मुझे लगता है कि पिछले 10-15 सालों में हम थोड़े से कंप्लेसेंट हो गए। कंप्लेसेंट माने संतुष्ट, और ये पॉजिटिव संतुष्ट नहीं है, ये नेगेटिव संतुष्ट है। जैसे कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के अंदर एक छोटी सी बारीक लाइन होती है। तो कॉन्फिडेंस इज गुड पर एरोगेंस इज बैड। तो मेरे हिसाब से उसी तरह कंप्लेसेंसी इज बैड। हमें कंटिन्यूसली इनवर्ड देखना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, और कहां से हम अपने आप को बेहतर एक इकॉनमी बनाएं वो सोचना होगा। दुनिया भर की एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, पर सबसे 2 जो बड़े एग्जांपल्स मैं हमेशा देखता हूं वो है जापान और चाइना का। ये दोनों मुल्क, चाइना भारत के साथ ही आजाद हुआ था उसी दौरान, और जापान तो सबको पता है विश्व युद्ध 2 में पूरी तरह से हार गया था। 2 एटॉमिक बम उनके ऊपर गिरे थे, उनकी पूरी की पूरी सिटीज तबाह हो गई थी। पर अगले 45 सालों के अंदर उन्होंने कहां से कहां पहुंचे। उन्होंने 10 वर्षीय योजनाएं बनाई। उन्होंने कहा कि भाई हम इस इंडस्ट्री के अंदर फोकस करेंगे अगले 10 साल, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो। और उन्होंने उस इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 पोजीशन कायम कर ली। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की उस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को दुनिया में सबसे सक्षम मुल्क बनाने की। चाइना का एग्जाम्पल देखिए, तो हमारे साथ आजाद हुआ, कम्युनिस्ट कंट्री था, 1970 तक बहुत गरीब कंट्री था। पर 1970 में जब वो बदले अपने आप को, उन्होंने रिफॉर्म्स लाने शुरू किए, उन्होंने यूरोप में कंट्रीज को देखा, अमेरिका को देखा कैसे वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक अपने मुल्क के अंदर एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आए ताकि जो वहाँ पे पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो सिर्फ बाबू ना बने, कागज पे कलम घसीटने वाले बाबू जो हैं वो ना बने, बल्कि जिनके हाथों में रेंच हो, पेचकस हो, प्लास हो, और वो कुछ चीजें बनाने वाले आदमी बने। और आज की तारीख में आप देखिए, चाइना से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंट्री नहीं कर रहा है, सब बड़ी कंट्रियों को खदेड़ दिया पीछे। तो ये एक फोकस एटीट्यूड है मुल्क के लीडर्स का कि वो ये काम कर सकते। आज भारत को आजाद हुए लगभग 80 साल हो गए। मेरे दादा ने अपनी पूरी जिंदगी में काम किया होगा, मेरे पिताजी ने पूरी अपनी जिंदगी यहाँ काम किया होगा, मैंने भी लगभग पूरी जिंदगी काम कर लिया। इतना 80 वर्ष इतने ज्यादा होते हैं, मैं भी लगभग रिटायरमेंट की कगार पे खड़ा हूँ। पर मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि आज भी हम मेजोरिटी ऑफ चीजों के लिए
बाहर के मुल्कों के ऊपर आश्रित। जैसे मैंने पहले कहा, आज भी हम सबसे ज़्यादा ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर, आज की तारीख में भी हम सबसे ज़्यादा आर्म्स एम्यूनेशन जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमें चाहिए बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आज की तारीख में भी हम एक हवाई जहाज का इंजन नहीं बना पाए खुद से। 80 साल में हम इंजन नहीं बना पाए अपने आप से। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें इंजन दीजिए जहाज का। ऐसा नहीं है कि भारत में तकनीकी कमी है। भारत के अंदर IITs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एक से एक बड़ा इंजीनियर जो भारत में है। कमी हमारी लोगों में नहीं है, कमी हमारे सिस्टम में। तो वो कमियों को हमें दूर करना है, हमें इनोवेटिव करना है अपने लोगों को, ताकि वो रिस्क ले सकें इनोवेशन के लिए। हम अपने लोगों को एक सेफ्टी नेट प्रदान कर सकें ताकि वो कूद सकें, छलांग लगा सकें और हमारे देश को आगे ले जा सकें। तो वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, कि भाई एजुकेशन को बिल्कुल से बदलना पड़े। क्लर्क वाली एजुकेशन नहीं देनी है हमें वो एजुकेशन देनी है जिससे कि वोकल ट्रेनिंग कहते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है कि आदमी को हाथ के अंदर हुनर आता है। वो कार बना सकता है, वो हवाई जहाज बना सकता है, वो टेबल बना सकता है, वो बेड बना सकता है, वो माइक्रोवेव बना सकता है, वो टीवी बना सकता है, वो चिप बना सकता है। तो वो नॉलेज हमें अपने लोगों को देनी है और हमें अपने एंटरप्रेन्योर्स को लिए सुविधाएं प्रोवाइड करनी है ताकि वो फैक्ट्रियां लगा सकें। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्रियां लगाने की नहीं होती है, पर जो लोग फैक्ट्रियां लगा सकते हैं उनको सुविधाएं प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। रेड टेप जो हमने ब्यूरोक्रेसी की लगा रखी है, लाइसेंस राज, उसे पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। फाइनेंस अवेलेबल करना पड़ेगा ताकि जो हमारे युवक हैं वो इन नए कार्यक्रमों का फायदा ले सकें और नए भारत का विकास कर सकें। और जो हमारी चौथी ऑप्शन है, टिट फॉर टैट, हमें रेसिप्रोकल टैरिफ्स यूएस के ऊपर लगा देने चाहिए। जितने उन्होंने हम पे लगाए हम उस पे लगा दें। पर जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन के हक में नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कभी भी ईंट का जवाब पत्थर होता है। लॉन्ग टर्म में वो किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होता है। हाँ, मेरी ईगो को थोड़ा सा हेल्प कर देगा थोड़े दिन के लिए, पर लॉन्ग टर्म में वो किसी के लिए फायदेमंद। हमें समझना होगा कि भाई हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारी जीडीपी का 2% है। जो यूएस हमारे को एक्सपोर्ट करता है वो उनकी जीडीपी का 0.1% है। तो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो कुछ भी नहीं भेजते भारत को, तो भारत को फर्क पड़ेगा। ना सिर्फ वो, अमेरिकन कंपनियों ने बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे खोल रखी, IT की कंपनियां। हमारी अपनी बड़ी बड़ी IT कंपनी जो है वो यूएस में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। टाटा हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो। तो बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, गुड़गांव में, नोएडा में, हर जगह पे ये Tier 1, Tier 2 कंपनीज बैठी हुई हैं जो यूएस कंज्यूमर्स को, यूएस कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो अगर हम उनसे ट्रेड वर्क करते हैं तो कुछ ना कुछ असर इन कंपनियों के ऊपर भी होगा। कितना होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा इन कंपनीज के ऊपर। तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर तीसरी चीज, बहुत सारे भारतीय जो हैं वो अब अमेरिका में जाके सेटल हो चुके हैं और वहाँ पे अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हैं। और एटलीस्ट जो फर्स्ट जनरेशन भारतीय वहाँ पे हैं उनका एक बहुत अलग लेवल, अटूट प्रेम देश के साथ है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों में बढ़ता है तो उनकी लॉयल्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क बनने शुरू हो जाएंगे, और वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। हमें पीपल टू पीपल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं, वीक नहीं करने। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन है। अभी तक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद मोदी जी। उन्होंने इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने संयम दिखाया है और शो किया है कि भाई हम झेल लेंगे आपके टैरिफ्स, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम आपके ऊपर मुड़ के टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, हम इसको एस्केलेट नहीं करेंगे। इफ यू वांट टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन अस, दैट्स फाइन। एंड ऑफ द डे दैट टैरिफ्स आर टू बी पेड बाय अमेरिकन कंपनीज एंड अमेरिकन पीपल। तो वो टैरिफ्स हम थोड़ी दे रहे हैं, वही दे रहे हैं। ये एक अच्छी चीज देखने को मिली है। वी शुड कंटिन्यू टू लुक एट ऑप्शन 1, 2 एंड 3। जो तीनों ऑप्शंस हैं वो एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने ऑप्शन 1 ले लिया तो 2 और 3 पे काम नहीं कर सकते। ये तीनों ऑप्शन जो हैं, चौथी को छोड़ के, हमें इनके ऊपर पैरेलली काम करना चाहिए। हमारे को अमेरिका के साथ बेहतर ट्रेड डील के लिए नेगोशिएट कंटिन्यू करना चाहिए। समय लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत दूर जाना हो तो संयम तो चाहिए ही होता है आदमी को। तो वो संयम का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी ट्रेड डील बनाएं, पर एट द सेम टाइम लेट्स एक्सप्लोर अदर मार्केट्स, तो हम अपनी डिपेंडेंसी यूएस मार्केट से कम कर सकें। और तीसरी, अपने आप को हम सक्षम करें, हम सुधार लाएं अपने जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर, ताकि हम आने वाले सालों में दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने चैनल
को सब्सक्राइब नहीं की तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमें उससे इनकरेजमेंट मिलती है इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे एंड कंटिन्यू टू ब्रेक बैरियर्स। टेक केयर। बाय बाय।